Assalamualaikum, welcome to another video, and in this video tutorial we will learn about pointers in C, what is pointers, how to use them. So let's get started. Basically pointers होते क्या हैं? The pointers in C language is a variable which stores the address of another variable. This variable can be of type int, character, array, function or any other pointer. बेसिकली पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट कुछ ये है कि हमारे पास जो सी में पॉइंटर्स वेरिएबल होते हैं उस वेरिएबल के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्ट के जब हम लेक्चर में थे, तो मैंने ये चीज़ आपसे क्लियर की थी कि जब आप इंटीजर टाइप लेते हैं, जब आप करेक्टर टाइप लेते हैं, तो हर डेटा टाइप अपना एक साइज़ के हिसाब से मेमोरी ऑक्यूपाई करता है. यानी इंटीजर आपका 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, करेक्टर आपका 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, फ्लोट आपका जो है वो 8 बाइट करता है. ठीक हो गया. इस तरीके से हर वेरिएबल अपना एक साइज़ का जो चंक है वो मेमोरी में सेव करता है. ठीक है. और अब तक हम क्या कर रहे थे, उस मेमोरी में अपनी वैल्यू स्टोर करवा रहे थे. मैंने कहा इंट a इज इक्वल्स टू 1, इंट b इज इक्वल्स टू 2, यानी मैं अपने इंटीजर टाइप वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रही थी. तो वो वैल्यू मेमोरी में जिस एड्रेस पे स्टोर है, तो पॉइंटर बेसिकली उस वेरिएबल का एड्रेस रिट्रीव करके देता है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मुझे एक बंदे को फाइंड आउट करना है. ठीक है. और उस बंदे का नाम है फैज़ान. ठीक है. अब मैं फैज़ान का नाम पकड़ के पूरे कराची भर में या पूरे पाकिस्तान में मैं उसको नहीं ढूंढ सकती ना. फैज़ान नाम के तो बहुत सारे बंदे हैं. ठीक है. तो मैं क्या करूँगी, उस बंदे का एड्रेस निकलवाऊँगी. ठीक है. उस बंदे का एड्रेस पता करूँगी, फिर उस एड्रेस के थ्रू मैं उसको फाइंड आउट करूँगी. ठीक है. और जब मैं उस एड्रेस के थ्रू फाइंड आउट करूँगी कि फ़लाँ शख्स इस जगह और उसका ये एड्रेस है, तो मुझे वो इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, मतलब मुझे वो बंदा आसानी से मिल जाएगा. ठीक है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग नेम. ठीक है. तो हम जो है वो उसके एड्रेस से उसको फाइंड आउट करेंगे. इसी तरीके से, और एड्रेस, क्योंकि एड्रेस जो है वो हमारे पास यूनिक होता है. ठीक है. एड्रेस में कोई रिपीटिशन नहीं होती है, एड्रेस हमारे पास यूनिक होता है. ठीक है. यानी हर बंदे का अपना एक अलग एड्रेस होता है. ठीक है. इसी तरीके से जब आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो वो वैल्यू तो हमारे पास मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकती है. ज़रूरी तो नहीं है कि मैंने अगर ए में 50 स्टोर करवा दिया तो मैं बी में 50 नहीं करवा सकती. मैं करवा सकती हूँ, जाहिर सी बात है. लेकिन अगर मेरे पास ए में 50 है, बी में 50 है, लेकिन इनके एड्रेसेस मेरे पास डिफरेंट होंगे. तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स का, कि वो आपको एड्रेस रिट्रीव करके देता है. जो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल है. ठीक है. यानी पॉइंटर वेरिएबल आप जो है वो सबसे पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये करनी है कि पॉइंटर वेरिएबल स्टैटिक से डिनोट होता है. नॉर्मल वेरिएबल हमने नॉर्मल लिख दिया, इंट n इज इक्वल्स टू 10, यानी मेरे पास n में जो इस वक्त वैल्यू स्टोर है वो क्या है, 10 स्टोर है. अब पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए होता है, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल भी डिक्लेयर करवाया. पॉइंटर वेरिएबल के लिए हमने यहाँ पे स्टैटिक का इस्तेमाल किया और हमने एक वेरिएबल ले लिया. ठीक है. इज इक्वल्स टू m%n. अच्छा, ये वाला सिंबल अगर आपको याद हो तो हम स्कैन एफ में भी इसका इस्तेमाल करते हैं यूज़र इनपुट के लिए. तो ये चीज़ तो हमें क्लियर है कि जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तब भी हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही हम कीबोर्ड से अपना कोई भी वर्ड एंटर करते हैं तो वो इस स्कैन एफ के m% के साइन की मदद से आपकी एड्रेस में वो वैल्यू स्टोर हो जाती है. तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए भी आपने यही सिंबल इस्तेमाल करना है. यानी आपने दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज या डिक्लेयर करवाने के लिए स्टैटिक का इस्तेमाल करेंगे, और उसका एड्रेस रिट्रीव करवाने के लिए m% का इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रही है. कौन सी स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रही है, ये वाली स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रही है. इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. ठीक है. यानी ये एक वेरिएबल है जिसमें 10 है, ये एक वेरिएबल है p है जिसमें पॉइंटर वेरिएबल है, और ये इस n वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवा रहा है इसके अंदर. यानी पॉइंटर वेरिएबल
स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी इसमें n का एड्रेस स्टोर है, ठीक है, यानी n की एड्रेस स्टोर है इस p के अंदर, और ऑब्वियसली वैल्यू तो स्टोर है n में ही, ठीक है। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। सो लेट्स प्रोसीड टू प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेते हैं, इंट a इज इक्वल्स टू 33, ठीक है, यानी मेरे पास जो इंटीजर वेरिएबल a है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो क्या स्टोर है 33, ठीक है। अच्छा, जिस टाइप के वेरिएबल का आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है, आपने पॉइंटर वेरिएबल भी उसी टाइप का लेना होगा, इंट स्टैटिक p, यानी आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने p लिखा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप p लें, लेकिन जिस टाइप के वेरिएबल का आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है उसी टाइप का आपने पॉइंटर वेरिएबल लेना है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे करेक्टर होता तो आप यहाँ पे करेक्टर लेते, यहाँ पे फ्लोट होता तो आप यहाँ पे फ्लोट लेते, ठीक है। मुझे इसके अंदर वेरिएबल वैल्यू एड्रेस स्टोर करवाना है, ठीक है। मैंने क्या कहा, स्टैटिक p इज इक्वल्स टू m%a, यानी अब ये मेरे पास जो वेरिएबल ये पॉइंटर वेरिएबल हो गया और इसके अंदर मेरी इसकी एड्रेस स्टोर हो गया, ठीक है। एड्रेस कैसे स्टोर हुआ, a से स्टोर m% के साइन के साथ स्टोर हुआ, ठीक है। यानी पॉइंटर्स के अंदर आपके पास दो सिंबल है जो आपको याद रखना है, स्टैटिक और एक m%, ठीक है। मैं आपको प्रिंट करके डिस्प्ले करवा देती हूँ, प्रिंट f%d कॉमा p, ठीक है। यानी अब आपको ये पता चलेगा कि आपने इसके अंदर जो एड्रेस है वो क्या है। एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको, इसका जो एड्रेस है वो ये है। एड्रेस जो है वो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होता है, एड्रेस के कोई स्पेसिफिक नंबर्स नहीं होते, ठीक है। अगर अब मैं कोई और वेरिएबल का एड्रेस आपको फाइंड आउट करके दूंगी तो वो आपको एक अलग नंबर ऑफ सीरीज जनरेट करवाएगा, यानी मेमोरी में जो एड्रेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर की एक सीरीज है जो कुछ भी हो सकती है, जो रेंडमली जनरेट होती है, ठीक है। मैं आपको दूसरा वेरिएबल लेकर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लिया, इंट b इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक वो स्टैटिक ptr इज इक्वल्स टू m% b, ठीक है। अब हम इसका जो है वो प्रिंट एफ करवा देते हैं, प्रिंट एफ %d कॉमा ptr, बैकस्लैश n, ये देखिए ये इसका ये वाला एड्रेस है 6487560, ठीक है, 6487564, ये देखिए ये है दो वेरिएबल के एड्रेसेस जो हमारे पास मेमोरी में ऑक्यूपाई जो वैल्यूज हुई हैं उन वैल्यू के पीछे ये एड्रेस है, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के लिए तो हमने स्टैटिक का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन उसका एड्रेस देखने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल्स के साथ स्टैटिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। पॉइंटर्स वेरिएबल के साथ हम स्टैटिक नहीं लगाएंगे। जब आप प्रिंट एफ में स्टैटिक लगा देंगे पॉइंटर वेरिएबल के साथ तो वो उसके जो पीछे वैल्यू है ना वो डिस्प्ले करवाएगा, ये देखें, सही है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, जब आप पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज या डिक्लेयर करवाएंगे तब तो आप स्टैटिक लगाएंगे जो ये डिनोट करेगा कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन जब अगर आपको एड्रेस देखना होगा तो आप एड्रेस देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल जो है वो वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे विदाउट स्टैटिक। पॉइंटर वेरिएबल में जब आपको एड्रेस डिस्प्ले करवाना है तो विदाउट स्टैटिक आप वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप स्टैटिक के साथ इस्तेमाल करेंगे पॉइंटर्स वेरिएबल का तो वो आपको उसके पीछे की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। यानी अब इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एड्रेस भी है, वैल्यू भी है,
एड्रेस कब है, जब आप सिंपल उसको डिस्प्ले करवाएंगे, डिस्प्ले करवाने के लिए विदाउट स्टैटिक वेरिएबल लिखेंगे तो वो आपको एड्रेस शो करेगा, स्टैटिक के साथ लिखेंगे तो वो आपको वैल्यू शो करेगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल थी पॉइंटर वेरिएबल की। सो लेट्स प्रोसीड टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटर, ताकि आप लोगों को पॉइंटर्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। मैं आपको पॉइंटर्स में एरे की एग्जांपल डिस्प्ले शो करवाऊंगी, यानी एरे के साथ आप पॉइंटर्स किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमने जो हमारा पुराना जो इससे पहले किया था उसको तो हमने कमेंट कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे इंट स्टैटिक पी, यानी ये कौन सा वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आप एक और वेरिएबल ले लेंगे जो होगा एरे वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 5। ठीक है, 5 वैल्यूज मैंने स्टोर करवा दी इसके अंदर, 2, 4, 5, 6। ठीक है, इसके इस एरे वेरिएबल के मेरे पास वैल्यू स्टोर हो गई है 5, यानी एरे का साइज मैंने 5 लिया और इसके अंदर मैंने टोटल 5 वैल्यूज स्टोर करवा दी है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या कहना है, p इज इक्वल्स टू वेल, यानी अब इसके अंदर एड्रेस मैंने स्टोर करवा दिया। हमने यहाँ पे एरे का लेक्चर जो है वो किया हुआ है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एरे जो है वो एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, जिसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर हम करवा सकते हैं। ठीक है, और एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें लूप का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5 और i प्लस प्लस, यानी मैंने 0 से स्टार्ट किया, लेस देन 5 किया, तो वो मेरी वैल्यूज को रिट्रीव करवाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे printf का इस्तेमाल करना है और मैंने यहाँ पे वैल्यू को लगाना है, यानी अब आपको मुझे ये दिखाना है कि जो वैल्यू है, यानी वेल के अंदर जो वैल्यूज है, ठीक है, यानी %d इंडेक्सेस वाइज वो शो करेगा, यानी इंडेक्स जैसे जैसे लूप चलेगा ना, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इस तरीके से वो आपको वैल्यू स्टोर करवाएगा। सही है, वेल %d, यानी इसके अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू है, वैल्यू इस, वैल्यू क्या है, %d से वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और एड्रेस क्या है, एंड एड्रेस इस, ठीक है, और इसके पीछे के जो एड्रेस है वो क्या है, तो हम यहाँ पे भी लगा देंगे %d। ठीक है, अब यहाँ पर हम वेरिएबल की प्लेसमेंट करेंगे। किस तरीके से प्लेसमेंट करते हैं, देखिए %d 3 जगह है, %d, यानी पहला %d जो है वो मेरी एरे के जो एड्रेसेस हैं, यानी एरे की जो इंडेक्सिंग चल रही है 0, 1, 2, 3 उसको डिनोट कर रहा है। तो एरे की इंडेक्सिंग अब किस पे चल रही है, लूप की बेसिस पे चल रही है, तो पहली प्लेसमेंट तो हमारी यहाँ पर आ गई आई। दूसरी प्लेसमेंट क्या है, वैल्यू इस, यानी अब वैल्यू क्या है इसके पीछे, तो वैल्यू मैंने आपको क्या कहा था कि अगर पॉइंटर के अंदर आपकी एड्रेस स्टोर है, तो अगर एड्रेस डिस्प्ले करवाना है तो आप सिंपल p लिखेंगे, अगर आपको वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो आप स्टैटिक के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया स्टैटिक p प्लस आई। ठीक है, इसके बाद तीसरी प्लेसमेंट क्या है, तीसरी प्लेसमेंट है एड्रेस, यानी अब आपको एड्रेस देखना है, तो एड्रेस देखने के लिए हमने यहाँ पे p प्लस आई। अब यहाँ पे हम p प्लस आई क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे हम p प्लस आई इसीलिए लगा रहे हैं ताकि वो पॉइंटर्स को भी 1 बाय 1 आगे मूव करे। पहले 0 इंडेक्स का एड्रेस दिखाए, फिर 2 इंडेक्स का एड्रेस दिखाए, फिर 1 इंडेक्स का दिखाए, फिर 3 इंडेक्स का दिखाए, यानी हर इंडेक्सिंग का एड्रेस भी दिखाए और वैल्यू भी दिखाए। इसीलिए हमने यहाँ पे p और i को कॉन्कैटिनेट करके जो है वो एड्रेस और वैल्यू देखनी है। ठीक है, स्टैटिक लगा हुआ है तो ये वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, स्टैटिक नहीं लगा हुआ है तो ये एड्रेस डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगा देंगे टर्मिनेटर, और ये हमारा फॉर का लूप क्लोज हो गया है, बंद हो गया, और ये रिटर्न और ये 0। सही, यहाँ पे हम लगा देते हैं \n। ठीक है, अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट।
ये देखें, अब ये देखें जो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है वो 2 है, ये देखें वो 2 तो है, ठीक है। एंड एड्रेस इज, ये देखें ये एड्रेस इसका एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ है। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज बताती चलूं, जब हमने एरे का इस्तेमाल किया है तो एरे के अंदर कोई 1 बाय 1 एड्रेस और वैल्यूज रिट्रीव होते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि इंटीजर हमारे पास मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो ये आप देखें लास्ट के 2 डिजिट 36, 40, 44, 48, 52, 36 और 40 पे कितना गैप है, 4 बाइट्स का गैप है ना, 37, 38, 39, 40, फिर 40 और 44 के दरमियान, 44 और 48 के दरमियान, 48 और 52 के दरमियान। तो ये वाली स्टेटमेंट भी जस्टिफाई हो गई कि सी की मेमोरी के अंदर जो इंटीजर वेरिएबल है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो ये देखें ये आपको एरे के उसने वैल्यूज भी दिखा दी और उन वैल्यूज के पीछे जो एड्रेस है वो भी दिखा दी, और हर वैल्यू ने, हर इंटीजर वैल्यू ने 4 बाइट्स का जो मेमोरी है वो ऑक्यूपाई की है, ठीक है। तो ये एक एरे की एग्जांपल थी। इससे मैंने आपको बताया कि एरे के साथ पॉइंटर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दूसरी हमारी एक स्टेटमेंट ये जस्टिफाई हो गई कि जो हम कहते हैं कि मेमोरी में सी जो है, सी की मेमोरी में जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स लेता है, करेक्टिव 1 बाइट्स लेता है, फ्लोट हमारे पास 8 बाइट्स लेता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी जस्टिफाई हो गई कि हर इंटीजर ने मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ठीक है। तो आप सेम एग्जांपल चेक करने के लिए करेक्टर्स पे भी कर सकते हैं, फ्लोट पे भी कर सकते हैं, आप जिस पे चाहे उस पे कर सकते हैं। लेकिन आपको जो एक बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो इंटीजर टाइप वैल्यू जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है वो जिस भी टाइप की है, तो पॉइंटर भी आपको उस टाइप का लेना है, ठीक है। हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैं आपको जो है वो पॉइंटर्स के अंदर कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताई जिसमें हमने एक एरे लिया और उस एरे का हमने साइज़ डिफाइन किया और हमने उसके अंदर वैल्यूज़ इनपुट करवाई, ठीक है। वैल्यूज़ इनपुट करवाने के बाद हमने जो है वो उसके एड्रेसेस को फाइंड आउट किया, या मतलब हमने उसके एड्रेसेस को देखा। अच्छा, अब पॉइंटर्स के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का, ठीक है। यानी मैं आपको बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एरे लिया, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एरे की एग्जांपल बताई थी, ठीक है, कि मैंने 5 लेंथ साइज़ का एरे जो है वो इनिशियलाइज करवा के उसके अंदर वैल्यूज स्टोर करवा ली, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास एक एरे है जिसकी जो लेंथ है वो 9 है, ठीक है, जिसका फर्स्ट इंडेक्स 0 है और लास्ट इंडेक्स 8 है, ठीक है। एरे हम सबको पता है कंटीजियस मेमोरी लोकेशन है। हमने प्रोग्राम बनाते वक्त जब कोई लेंथ फिक्स कर दी तो अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 एलिमेंट्स, एरे का साइज़ तो 8 है लेकिन मुझे सिर्फ 5 वैल्यूज़ की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 वैल्यूज़ इनपुट ली यूज़र से। बाकी मेरे जो 3 साइज़ हैं, यानी जब आप एरे को वो करवाते हैं, इनिशियलाइज़ करवाते हैं, एरे का साइज़ जब आप फिक्स कर देते हैं तो वो मेमोरी में अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। जब वो मेमोरी में अपना ऑक्यूपाई स्पेस कर लेता है तो अब आप जितनी भी वैल्यूज़ लेंगे, लेकिन आपका जो एरे का साइज़ है वो फिक्स हो गया, और जो रिमेनिंग बचे हैं एलिमेंट्स, यानी एरे के साइज़ में जो रिमेनिंग 3 बचे हैं वो आपके ज़ाया हो जाएंगे, यानी उसने मेमोरी भी ऑक्यूपाई कर ली और आपने उसको इस्तेमाल भी नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल as it can be seen that the length size of the array above made is 9, but what if there is a requirement to change this length। for example एक situation है जिसमें आपको सिर्फ 5 एलिमेंट्स की नीडेड है, रिमेनिंग जो 4 है वो क्या हो गए, वेस्ट हो गए, जस्ट वेस्टिंग मेमोरी इन दिस एरे, ठीक है। तो हमें इस रिक्वायरमेंट में क्या करना है, हमारा लेंथ साइज़ कम करना है, सही है, यानी लेंथ साइज़ हमारा 9 है, अब हमें 5 करना है। एक और सिचुएशन आप ले लेते हैं कि आपके पास एक एरे है जो 9 एलिमेंट्स पर है, ठीक है, और आपने जो है वो 9 एलिमेंट्स फिल कर लिए और मज़ीद आपको 3 और मोर एलिमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एरे साइज़ बढ़ाना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि आप रन टाइम पे यूज़र से पूछ रहे हैं कि आपको कितनी वैल्यूज़ की ज़रूरत है, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। रन टाइम पे यूज़र से पूछने को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, यानी वो उसने यूज़र से पूछा रन टाइम पे और उसी वक्त मेमोरी ऑक्यूपाई कर दी, ठीक है। यानी अब आपको एरे का साइज़ डिफाइन करने की यहाँ पे नीड नहीं हुई, ठीक है।
अच्छा, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए आपके पास जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो आप मैलॉक का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, मैलॉक, कैलॉक, फ्री, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बेसिक लेवल पे मैलॉक का फंक्शन बता रही हूँ कि आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बाय यूजिंग पॉइंटर और मैलॉक फंक्शन आप किस तरीके से जो है वो उसको ऑक्यूपाई एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले आपने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया ptr इज इक्वल्स टू कास्ट टाइप स्टैटिक, यानी यहाँ पर आप अपना क्या देंगे, डेटा टाइप देंगे। जैसे कि आपको देखिए नीचे नज़र आ रहा होगा कि आप यहाँ पे डेटा टाइप लेंगे। इसके बाद हमारा मैलॉक का फंक्शन है। मैलॉक के फंक्शन के अंदर दो चीज़ें यूज़ हो रही है, बाइट साइज यानी 100 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप करेक्टर टाइप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा टाइप। अगर आप फ्लोट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब ये किस तरीके से आपकी जो मेमोरी है वो उसको एलोकेट कर रहा है, वो किस तरीके से एलोकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए पॉइंटर वेरिएबल है ptr इंट स्टैटिक, यानी ये पॉइंटर को डिनोट कर रहा है मैलॉक। 100 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट, बेसिकली ये जो 100 है ये वो 100 है जो हमें यूज़र से इनपुट लेना है और हमें ये 100 की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट का मतलब है कि मैंने आपसे क्या कहा था, इंटीजर मेमोरी में कितने बाइट ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो उसने 100 को मल्टीप्लाई किया 4 से और उतने आपको मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया जहां आप अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे। ये देखें इंट स्टैटिक ptr इज इक्वल्स टू इंट स्टैटिक, ये तो टाइप बाइट कास्ट है। ये जब इस्तेमाल कर, ये बाइट कास्ट है यानी मैं इंटीजर में वैल्यूज़ लेना चाह रही हूँ। अगर मैं करेक्टर में लेना चाह रही हूँ तो आप या करेक्टर लिखेंगे, फ्लोट लिखेंगे, यानी ये चीज़ आपकी चेंज होगी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको इंटीजर वैल्यूज़ लेनी है या आपको करेक्टर लेना है या फ्लोट लेना है। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे मैलॉक का फंक्शन। मैलॉक के अंदर हमने कहा 5 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ जो है वो एक फंक्शन है और उसके अंदर हमने अपना डेटा टाइप दे दिया इंटीजर। ये देखिए यहाँ पे उसने क्या कह रहा है कि इंटीजर आपके पास कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 5 4 जा 20, तो यानी ptr के अंदर एक मेमोरी एलोकेट हो गई है 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी। A large 20 bytes memory block is dynamically allocated to PTR, यानी इस PTR के अंदर एक मेमोरी एलोकेट हो गई है जो कितने बाइट्स की है, 20 बाइट्स की है, जिसमें आप अपनी 5 वैल्यूज़ स्टोर करवाएंगे और हर वैल्यू 4 बाइट्स की होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेमोरी के अंदर मैलॉक का फंक्शन इस तरीके से मेमोरी के अंदर अपनी जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, सही है। सो लेट्स प्रोसीड विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ठीक है। आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ जिससे आपको चीज़ें और मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की जो है वो एग्जाम्पल करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड विद एग्जाम्पल। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैलॉक का फंक्शन है वो हमारे पास जो लाइब्रेरी हम उसके लिए ऐड करवाएंगे वो stdlib.h ऐड करवाएंगे फॉर मैलॉक फंक्शन, ठीक है। जिस तरीके से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हमने printf, scanf वगैरह के लिए stdio.h किया था, इसी तरीके से मैलॉक के फंक्शन के लिए stdlib.h है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो हम अपने वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एक पॉइंटर वेरिएबल स्टैटिक ptr, हमने ले लिया i, हमने ले लिया n जो है हमारा साइज़ के लिए, i जो है वो हम लूप के लिए करेंगे। ऑब्वियसली जब हम एक मेमोरी एलोकेशन में मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करवाएंगे तो उसके लिए हमें लूप की ज़रूरत है और n हम साइज़ के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यूज़र से इनपुट ले लेते हैं printf एंटर साइज ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। scanf %d %n, ठीक है। अब उसने मुझे साइज़ बता दिया, ठीक है, साइज़ बता दिया। अब उस साइज़ से रिलेटेड हमें एक अपना स्पेस ऑक्यूपाई करवाना है जिसके लिए हम मैलॉक के सिंटैक्स का इस्तेमाल करेंगे इंट स्टैटिक। क्यों? क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यूज़ ले रही हूँ इसलिए मैंने इंट की बाइट कास्ट की है। मैलॉक का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया n में हमारे पास हमारी वैल्यू स्टोर है, यानी हम कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लेना चाहते हैं वो स्टोर है n में, जिसके लिए हमें ज़रूरत है साइज़ ऑफ इंट, ठीक है। अब
इसकी मदद से हमारे पीटीआर में मेमोरी साइज ऑक्यूपाई हो चुका है। ठीक है, अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे, यानी हमने उससे साइज़ पूछ लिया, हमने स्पेस ऑक्यूपाई करवा लिया, अब हम उस स्पेस में वैल्यूज़ स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ स्टोर करवाने के लिए ऑब्वियसली लूप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। i इज़ इक्वल्स टू 0, i लेस देन n। n क्यों लिखा, यानी जितने नंबर ऑफ साइज़ का एलिमेंट है वो यूज़र एंटर करना चाहता है, उससे एक लेस लूप चलेगा और उसमें ही इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, printf enter element %d, ये बेसिकली हमें इंडेक्स को गाइड करेगा। ठीक है, ये हमारे इंडेक्सेस को गाइड करेगा ताकि हमें समझने में आसानी हो। और हमारे इंडेक्सेस किस में स्टोर होंगे, i में स्टोर होंगे। जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी दफ़ा एरे का साइज टाइम्स लूप चलेगा, और यहाँ पे हमारे पास हम अपना एलिमेंट एंटर करते जाएंगे, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्कैनएफ का। स्कैनएफ %d, ptr प्लस i, मतलब जो मेमोरी ऑक्यूपाई हुई हुई है वो किस वेरिएबल में स्टोर है, ptr में स्टोर है। तो ऑब्वियसली हमारी वैल्यूज़ भी इसी मेमोरी बाइट्स के अंदर स्टोर होती जाएंगी। किस तरीके से स्टोर होंगी, ऑब्वियसली वन बाय वन स्टोर होंगी। तो हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया प्लस आई, यानी जो स्पेस ऑक्यूपाई है ptr प्लस आई, यानी 0 इंडेक्स पे, फिर इंक्रीमेंट लगा 1 इंडेक्स पे, फिर इंक्रीमेंट लगा 2 इंडेक्स पे, फिर इंक्रीमेंट लगा 3 इंडेक्स पे। तो ये जितने नंबर ऑफ n टाइम्स लूप चलेगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाता जाएगा ptr प्लस आई में। i की वैल्यू चेंज हो रही है, ptr कांस्टेंट है, यानी हमारे जो मेमोरी ऑक्यूपाई हुआ है ना वो चीज़ हमारी कांस्टेंट है, यानी वो वेरिएबल हमारे पास सेम रहेगा और उसी में 1 इंडेक्स तब्दील होता जाएगा और वैल्यूज़ स्टोर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई वैल्यूज़ स्टोर। अब हमें वैल्यू को ऑब्वियसली जब हमें स्टोर करवाया है तो डिस्प्ले भी करवाएंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमें दोबारा से लूप की ज़रूरत होगी। ठीक है, डिस्प्ले करवाने के लिए भी हमें लूप की ज़रूरत होगी। ऑब्वियसली जब हम एक से ज़्यादा एलिमेंट को यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, या तो फिर हम यूज़र से वैल्यू इनपुट ले रहे हैं या डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो हमें लूप की ज़रूरत होगी। ठीक है, the elements are %d और वैल्यूज़ किस में स्टोर हैं, ptr प्लस आई में वैल्यू स्टोर है ना, तो इसीलिए ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था, जब पॉइंटर में आपके पास पॉइंटर वेरिएबल में जब आपके पास वैल्यूज़ स्टोर होती हैं तो वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए स्टैरिक लगाते हैं और एड्रेस को डिस्प्ले करवाने के लिए स्टैरिक नहीं लगाते हैं। ptr प्लस आई को हमने जो है वो इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना है और यहाँ पे हमें स्टैरिक लगाना है, वो इसलिए कि हमें जो है वो इस पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले करनी है, तो हम यहाँ पे स्टैरिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब कितने एलिमेंट्स, साइज ऑफ एलिमेंट्स दिए मैंने 3 दिए, 66, 99, 77, और उसने वही मेरे साइज ऑफ एलिमेंट्स जो वैल्यूज़ थी वो डिस्प्ले करवा दी। ठीक है, अब अगर मुझे वैल्यूज़ नहीं देखनी, मुझे एड्रेसेस देखने हैं, एड्रेसेस, तो मैं यहाँ से स्टैरिक हटा दूँगी। ठीक है, अब हम इसको डिस्प्ले वो करते हैं। 3 मैंने साइज़ लिया, 44, 77, 88। अब ये देखिए उसने मुझे एड्रेसेस डिस्प्ले करवाएं। जब मैंने यहाँ से स्टैरिक हटा दिया तो ये मुझे एड्रेस डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये देखें लास्ट के 2 डिजिट्स देखें, 36, 40, 44, यानी इसने 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करें। ठीक है, अब मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करती हूँ। मैंने यहाँ पे कहा 5, ये देखें ये आ गई 92, 96, यानी हर बार मेमोरी की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, एड्रेसेस चेंज हो रहे हैं हर बार। ठीक है, और ये देखें हर बार हम साइज़ भी, यानी अब हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम साइज़ दे रहे हैं कि हमें 5 लेनी है वैल्यूज़, 3 लेनी है, 4 लेनी है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको साइज़ देखना है तो आप स्टैरिक नहीं लगाएंगे, एड्रेस देखना है तो स्टैरिक नहीं लगाएंगे, अगर वैल्यूज़ देखनी है
तो फिर आप इस पॉइंटर वेरिएबल में स्टैरिक लगाएंगे, यानी पॉइंटर वेरिएबल दो तरीके से बिहेव करते हैं। स्टैरिक लगा देंगे प्रिंट एफ में तो वो आपको वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाएगा, और स्टैरिक नहीं लगाएंगे तो वो आपको एड्रेसेस डिस्प्ले करवाएगा। तो ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की एक एग्जांपल थी जो हमने बाय यूजिंग मैलॉक जो है वो किया है। तो ये हमारा जो है वो पूरा पॉइंटर्स के ऊपर लेक्चर है। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हों। अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपनी एग्जाम्पल्स को ख़ुद से परफॉर्म करेंगे, उतनी आपकी लॉजिक्स क्लियर होंगी, उतनी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। फ़र्स्ट टाइम देखने से समझने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, और ताकि आपकी लॉजिक क्लियर हो जाए। प्रोग्रामिंग जो है वो हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।